So anyway, good morning again, and let's start. Some people are in the pipeline, in the sense that they are in the waiting room. ठीक है ना? चलो इकट्ठे फिर मैं देता रहूँगा entry. मनन has pointed out कि recording on नहीं है, नहीं recording on है, पर मैं वो शुरू वाला part चाह नहीं रहा था कि recording पे जाए इसलिए. ठीक है ना? चलो anyway, good morning messages from Manan, Jay, Karthik, Rohanveer, Khushi Bhatt, Dhruv, Dhairya Gupta, Manan, Aryan Sahu, Manan Dangwal, Jay Goyal. Jay Goyal has now morning, become sir. morning. Jay Goyal has become a little impatient now. इसमें कुछ मैथमेटिक्स भी है इस चैप्टर में. ना मैथमेटिक्स वो शुरू में था ना, वो कंडक्टिविटी वगैरह, और जहां तक मेंस में सवाल है, एडवांस में तो सिलेबस में है ही नहीं है चैप्टर, तो इसलिए वहां तो कहानी खत्म. मेंस में भी जो है ना, देखना वो इस कंडक्टिविटी पे ही सवाल आता है. और एक चीज पे सवाल है, वो है ट्रांजिस्टर्स पे. अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजिस्टर लास्ट ईयर से आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न, लेकिन मेंस में लास्ट ईयर सीबीएसई सिलेबस में आउट होने के बाद भी मेंस में क्वेश्चंस आए, मतलब इन द सेंस कि वो मेंस में था चैप्टर. और इस साल का तो who knows क्या होगा, है ना. इस साल तो सिलेबस रिडक्शन का भी चल रहा है, तो मे बी मेंस में भी हो सकता है कि थोड़ा सिलेबस में रिडक्शन हो, क्या पता. एडवांस में तो चैप्टर ही नहीं है, तो इसलिए वहां का तो कहानी खत्म, है ना. Akshit has also lamented. Okay, good morning messages also from Ekta, Rohan, Akshit, Kush, and Akshit has also lamented कि अब तो 50 लाख केस हो गए, आप कहाँ स्कूल. I understand. I don't want to comment on this क्योंकि इतना तो पता चल गया कि स्टैटिस्टिकल बेंचमार्किंग हुआ है. अब इसमें किसको फायदा होगा नुकसान होगा, विल अगेन डिपेंड कि एवरेज जो पेपर है वो किस तरीके से एवरेज है. Is it average of this kind, very tough and very easy, and therefore this is the average, or is it that all the questions are close to the average? तो दो अलग अलग सिचुएशंस है और दोनों में एज ए स्टूडेंट मेरा बिहेवियर या मेरा परफॉर्मेंस अलग अलग हो. And that's what the risk is, that whatever amount of statistical balancing you do, it may not be always adequate. ठीक है ना. चलो anyway, that's the well, Akshit has also commented. सत्यम has asked कि क्या ये लोग रिलेटिव परसेंटाइल से नहीं रैंकिंग देते हैं. समझे नहीं मैंने क्या बोला कि देखो एक स्कोर पे तो फिर एक ही परसेंटाइल होना चाहिए ना, या रैंक होना चाहिए, बट ऐसे नहीं हुआ है इस बार. इनफैक्ट एक दो बच्चों को तो उल्टा भी हुआ है, ज्यादा स्कोर पे खराब रैंक, कम स्कोर पे बेहतर रैंक, ये भी हुआ है. तो दैट मींस दे मस्ट हैव डन बेंचमार्किंग कि हो सकता है जिसका स्कोर कम आया है वो और ज्यादा डिफिकल्ट पेपर पे कम आया, तो यानी उस स्कोर को उन्होंने वो नहीं माना, कुछ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और वो फैक्टर ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकली डिसाइड किया होगा, कुछ कंप्यूटराइज स्टैटिस्टिकल मॉडल बना के कुछ डिसाइड किया होगा. बट दीज इंटरनल फैक्ट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि उन्होंने क्या किया होगा. सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. ठीक है ना. आर्यन ने आस्क्ड कि ऐसे वेरिएशन हमारे स्कूल में भी हुआ है कि जैसे एक बच्चे का 20 के पास नंबर, दूसरे के ज्यादा ही बट रैंक खराब हो, something like that you are saying. Rohan is asked, are scores also released along with the list? Yes. तभी तो पता चला तभी तो पता चला कि इस स्कोर पे ये रैंक आया और मेरे इस स्कोर पे ये रैंक आया, ये कैसे ऊपर नीचे हो गया. That's how they have come to know. अनिरुद्ध says कि वो मॉडल तो डिस्क्लोज करना चाहिए. देखो ये मॉडल ना हर साल एग्जिस्ट करता है कुछ ना कुछ. अब उन्होंने डिस्क्लोज तो नहीं किया, बट हाँ ये कि कोर्ट केस हो जाता तो शायद डिस्क्लोज करे, या हो सकता है पब्लिक को डिस्क्लोज ना करे बट कोर्ट को डिस्क्लोज करे, कुछ तो है. ठीक है ना. चलो खैर, एनीवे दोस आर थिंग्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली इन आवर हैंड्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन सो दैट यू आर आल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड विद दिस, दैट कि ऐसे हो सकता है. अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है और हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अरे बाप रे, तो मेरा इस साल गया, पेपर तो खराब हो गया. ऐसे नहीं सोचना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर पेपर टफ आया है तो योर लोअर स्कोर विल बी इवैल्यूएटेड एट अ हायर प्लेन. सो देयरफॉर डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, डू योर बेस्ट. एंड इनफैक्ट क्योंकि तुम्हारा स्कोर इन्फ्लेट किया जाएगा, तो देयरफॉर प्लान एंड डू अकॉर्डिंगली सो दैट डिमोरलाइज होके 5 नंबर भी कम ना हो जाए, 10 नंबर भी कम ना हो जाए.
बल्कि अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश करो, and then let them inflate the marks by a certain factor or percentage, and then let them do the job. हमें क्योंकि एग्जाम में बैठ के ये नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में बैठ के ये सब फीडबैक नहीं मिलेगा ना कि पेपर आज का टफ, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. दैट्स द ओनली सजेशन. चलो खैर, एनीवे, आई एम जस्ट शेयरिंग द फैक्ट दैट हैज कम अप. तो साल आई थिंक शायद 142 ही बेस्ट रैंक आया जाए जो मैंने सुना है, ठीक है ना. और शायद 16 लोग हैं 99.6 परसेंटाइल के ऊपर. दिस व्हाट आई हर्ड. अब पूरा डिटेल तो नहीं है खैर मेरे पास भी, बट 99.6 परसेंटाइल के ऊपर शायद 16 स्टूडेंट्स आते हैं. दिस व्हाट आई हर्ड. बट आई थिंक 2-4 दिन में शायद वो पूरा डिटेल आ जाएंगे, है ना, तो मे बी और अच्छे से बताएंगे. सो लेट्स कैरी ऑन. तो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किए थे पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन में ये चीज हुआ था कि एक डायरेक्शन में मिली एम्पेयर में 10, 20, 30, 40 इस रेंज में करंट होता है. तो ऐसे केस में रिवर्स में, यानी दैट वाज द फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में क्या होगा, माइक्रो एम्पेयर में शायद 2-3-4 माइक्रो एम्पेयर. नाउ दैट इज द करंट लेवल डिफरेंस. मींस अराउंड 1000 टाइम्स ऑफ डिफरेंस. 1000, 2000, 500, 5000 इस रेंज में डिफरेंस हो जाता है बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. ठीक है. और उसका फर्स्ट यूटिलिटी हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और full wave rectification. Let me curtail or culminate that discussion that we have done last class by asking a question, and that is full wave or half wave में frequency में क्या difference होता है. कार्तिक has asked कि 99.6 परसेंटाइल पे क्या रैंक आती है. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एक्चुअली कनेक्टिंग मोबाइल पे वो ना मैसेजेस है, तो लाइक अभी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ. तो ये तुम्हारा आंसर मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है ना. आई कैन आंसर दिस, इट्स जस्ट दैट आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेटा. तो देयरफॉर, और जिस मोबाइल पे अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ट्रांसमिशन, उसी मोबाइल पे सारा डोंट वरी, या कल पूछ लेना, मैं दे दूंगा. मीनवाइल मैं डेटा रिकवर करूंगा. सत्य में सेट की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा. नहीं, ये किस में, हाफ वेव रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर? वो भी साथ साथ बताओ. यानी देखो, हाफ वेव में क्या होता है, हाफ वेव में क्या होता है ना, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. ये होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. और स्पेसिंग ठीक से नहीं हो पाए, जो भी है व्हाटएवर, तुम समझ जाओ. तो इसमें क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ होता है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी एफ ही होगा. ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. लेकिन फुल वेव में क्या हो जाएगा, फुल वेव में क्या होगा, जो आउटपुट आएगा, ठीक है ना. यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ होता है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा ना, 2f हो जाएगा. तो एक एफ होता है तो दूसरे 2f होता है. क्यों? क्योंकि इनपुट अगर देखो तो कैसे होता है, इनपुट ये है. अब देखो ये पलट गया, तो इनपुट यहां से लेके यहां तक एक साइकिल तो इनपुट का ये आ गया, ये एक साइकिल इनपुट का. पर आउटपुट में क्या होगा, यहां से यहां तक एक साइकिल हुआ, ये वाला. दिस इज वन साइकिल. So effectively what now, during the same time as the input one cycle, there are actually two cycles happening. वो एक्चुअली नीचे वाला जो ऊपर चला गया तो एक्चुअली यहां से यहां तक एक साइकिल हो गया, क्योंकि अब साइकिल थोड़ा अलग हो गया. So therefore we say that the output frequency is what ना, 2f. अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो था हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर. एक और रेक्टिफायर भी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर. तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में ये होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे हो गया, ऐसे,
और यहाँ पे रख दो लोड। ठीक है, तो ये मैं डायोड्स को वो कर देता हूँ D1 D2 D3 D4 और कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ A B C D E F G H I। ठीक है, दैट इज द डिस्कशन। तो एक काम करते हैं, जब देखा जाए क्लॉकवाइज साइकिल में क्या होगा ना। क्लॉकवाइज साइकिल में क्या होगा, देखो क्लॉकवाइज साइकिल में देखो क्या होगा। क्लॉकवाइज साइकिल में ऐसे होता है, तो यानी करंट वांट्स टू गो लाइक दिस। तो जब करंट यहाँ पे पहुंचेंगे क्लॉकवाइज मतलब यूं आके ऐसे करके जब पहुंचेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स बायस में D1 हो गया। यानी क्लॉकवाइज में क्या होगा ना, D2 हो गया फॉरवर्ड बायस और D1 हो गया रिवर्स बायस। तो यानी करंट यहां से यहां आके इधर नहीं जा सकता, इधर ही जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो यानी यहां से चला गया, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ जब यहाँ पे आया, ठीक है ना, जब यहाँ पे आया ठीक है ना, तो जब यहाँ पे आया तो क्या होगा ना, करंट फिर यहां से ऐसे करके यूं आना। तो दिस विल बी द पैसेज। ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो करंट यहां से ऐसे करके जाएंगे और ऐसे करके जाएंगे और ऐसे करके जाएंगे और फिर यहां से ऐसे करके इधर से आएंगे। तो देयरफॉर clockwise में D2 forward bias, D1 reverse bias, therefore the passage of current will be, so path of current will be A B C D E F I H E, ये पैसेज हो जाएगा क्लॉकवाइज साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जब होगा तो इन दैट केस D4 फॉरवर्ड बायस होगा, D3 रिवर्स बायस। तो D4 हो गया फॉरवर्ड बायस और D3 हो गया रिवर्स बायस। तो देखो पाथ ऑफ करंट विल बी व्हाट, पाथ ऑफ करंट विल बी फ्रॉम H। तो H से लेता हूं मैं, H I C D E F G D A H, ये पाथ आ जाएगा। अच्छा, बीच में फ्रीज भी हो रहा है। वैसे इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो लैपटॉप का तो सही आ रहा है आउटपुट, तो मे बी कुछ नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, शिवम से इसकी नेट ठीक है, सत्यम से इसकी नो फ्रीजिंग नहीं हो रहा है। वो एक्चुअली ना थोड़ा सा अलग अलग एक्सपीरियंस हो, नहीं फ्रीज तो हो रहा है इवन लैपटॉप में भी थोड़ा सा फ्रीज हुआ मैंने देखा। चलो एनीवे चलो एनीवे, सो आवर मेन फोकस का जो मेन फोकस है वो है लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस में देखो क्या हो गया, दोनों केस में क्लॉकवाइज साइकिल में लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या हो रहा है, डी से ई, ये देखो डी, यानी डी से ई जा रहा है, यानी इन दिस डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज जब साइकिल हो रहा है, ये देखो, तो इन दैट केस डी से ई जा रहा है। सो इन बोथ साइकिल्स the load resistance is experiencing current exactly in the same direction. Got it? So therefore, in both cycles, RL यानी load resistance experiences current in same direction, and that means what? It's now a DC source. So now it's a DC basically. और इसका भी बिहेवियर क्या था पहले, इसका भी आउटपुट ऐसे आएगा। So this is the output DC and the same that is double frequency. तो हाफ वेव में सेम फ्रीक्वेंसी, फुल वेव में डबल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है दैट इज आल्सो सम काइंड ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव। ठीक है, पाथ ऑफ करंट वगैरह बता दिया मैंने। सो दीज आर द रेक्टिफिकेशंस पॉसिबल, और ये सारा कैसे हो रहा है ना, ऑल बिकॉज ऑफ डायोड्स। सेमीकंडक्टर में जो एनपी पीएन जंक्शन हमने डायोड पढ़ा था
उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है ना। मे बी, चलो अक्षय तरह से ये थोड़ी देर पहले हो रहा था, नहीं थोड़ी देर पहले नहीं, अभी भी हुआ था, मैंने उसके बाद चेक करके देखा, बीच में एक दो बार झटका ले रहा है। ठीक है ना, इवन इन माय लैपटॉप आल्सो। ओके, दैट वाज द फर्स्ट डिवाइस एंड दैट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमने देखा हाफ वेव, फुल वेव विथ 2 डायोड्स एंड फुल वेव विथ 4 डायोड्स। 4 डायोड वाला जो था दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट। इसके बाद हम चलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इसमें हमारे सिलेबस में है, एक तो फोटो डायोड, दूसरा है एलईडी और तीसरा है सोलार सेल, ठीक है। एक होता है फोटो डायोड, एलईडी और सोलार सेल, ये सब सेमीकंडक्टर से इंटरेस्टिंग, और आज के दिन में इनके नाम नहीं जानने वाले ऐसे बहुत कम मिलेंगे। आधा अनपढ़ होगा फिर भी देखना सोलार सेल, एलईडी और ये डायोड, चलो डायोड तो नहीं बट एलईडी तो आजकल हर किसी ने सुना है ना, थैंक्स टू टीवी एंड अदर थिंग्स, आई मीन प्लस बल्ब ये सब एलईडी से बनता है आजकल, तो देयरफॉर ये सब नाम आजकल जो है काफी पॉपुलर है। और सोलार तो आजकल बहुत लोग जानते हैं इसलिए क्योंकि आजकल तो रिक्शा भी सोलार हो गया, सोलार पैनल रिक्शा के ऊपर भी लगा रहे है ना, सोलार बैटरी, सोलार कार, सोलार रिक्शा, अब तो सोलार और भी बहुत कुछ आने वाले, तो और प्लस सोलार जो छत पे लग रहा है वो अलग कहानी है ना, etc etc। so therefore these are becoming pretty popular and they are all based on semiconductor and based on diodes। देखते हैं सबसे पहले फोटो डायोड। फोटो डायोड का पर्पस समझो। फोटो डायोड का मतलब होता है कि लाइट आते ही ऑन हो जाए और लाइट बंद होते ही ऑफ हो जाए, और दैट इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ए फोटो डायोड। देखो डायोड क्यों बोला जाता है, डायोड का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन की करंट को प्रोमोट करे यानी अलाउ करे और दूसरे डायरेक्शन को डिसाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने अभी उसका फीचर बताया ये लाइट से गाइडेड हो, तो इट विल बिकम अ फोटो डायोड, दैट्स इट। तो फोटो डायोड, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो डायोड is operated in reverse bias। रिवर्स बायस यानी सपोज मैं ये काम करता हूं, ये मेरा फोटो डायोड है, ठीक है, ये कैसे है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये फोटो डायोड नहीं होगा, हमें रिवर्स बायस चाहिए। ओके, तो ये रहा रिवर्स बायस। ये देखो अब एन टाइप हो गया इस वाले के साथ, यानी देखो फोटो डायोड में ये होता है अलाउड डायरेक्शन और ये होता है ब्लॉक डायरेक्शन, तो देखो करंट अगर ऐसे हो तो ब्लॉक, तो दिस इज फोटो डायोड, ये हो गया रिवर्स बायस, आरबी मतलब रिवर्स बायस, चलो लिख भी देता हूं। नाउ यू माइट से रिवर्स बायस में क्या फायदा है ना, लेट्स सी। देखो मैंने पहले ही बोला कि सेमीकंडक्टर में जो करंट नहीं होता है उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बड़े मुश्किल से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्योर सेमीकंडक्टर में तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, डोप्ड करने के बाद 10 to the power 3 10 to the power 4 रेंज में बढ़ जाता है, वो भी बहुत कम, इवन उसके बाद भी बहुत कम है। अब फोटो डायोड कैसे अप्लाई होता है या कैसे वर्क करता है, मैं काम करो इसको लाइट पे एक्सपोज कर, तो दिस इज लाइट, लाइट पे जैसे एक्सपोज करोगे, लाइट पे जैसे एक्सपोज करोगे इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई दीस डिवाइसेस आर वेरी थिन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्यों, ये तो ओपेक मटेरियल है, ये भी ओपेक सेक्शन है, यानी जो भी होगा वो सरफेस के आसपास होगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ना ये रिडंडेंट है, एंड दैट इज व्हाई दीस आर मेड ऑफ थिन वेफर्स। ये बेकार है, बट इतना पतले डायग्राम में ना बड़ा कंजेस्टेड सा होगा, पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रहा हूँ। और एक्चुअली जब फैब्रिकेट किया जाएगा इनको तो हम बनाएंगे बहुत ही शीट टाइप का, बहुत ही पतले से, क्योंकि इसका फिनोमेना मेनली सरफेस पे होने वाला है। क्यों, इस सरफेस पे ही लाइट आ रहा है। नाउ सी
there is a huge rush of electrons. अब देखो काफी इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम से करंट कंडक्ट करने लगे. That is because of what? Because the light is falling on the material, so that will bring out some electrons from the material, and therefore the conduction will increase. So due to light, conduction will increase. Now there is a query. इसमें अपना रिवर्स बायस क्यों बोला? रिवर्स बायस क्यों बोला? फॉरवर्ड बायस होता तो भी तो यही कहानी होगा. अगर मान लो फॉरवर्ड बायस होता है तो भी तो यही होगा कि लाइट आते ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ेगा, है ना. सो देयरफॉर ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, एक फोटो डायोड रिवर्स में भी काम करेगा, फॉरवर्ड में भी काम करेगा. क्यों? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि लाइट आते ही करंट बढ़ जाए और लाइट बंद होते ही करंट घट जाए. तो वो तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों में होगा. बट व्हाई इज इट यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस? द रीजन इज दैट कि अगर मान लो फॉरवर्ड बायस में होगा तो पता क्या है, ऑलरेडी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ करंट है. लेट अस से करंट इज 500 माइक्रोएम्पियर, लेट अस से द करंट इज 1000 माइक्रोएम्पियर, ऐसे ले रहा हूं मतलब. और मान लो 20 माइक्रोएम्पियर करंट बढ़ गया बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लाइट. इमेजिन करो अगर मान लो फॉरवर्ड बायस में होगा. आई एम जस्ट गिविंग अ सैंपल एग्जांपल. I'm trying to answer this question. Why reverse bias? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में भी एग्जैक्टली यही चीज होगा, है ना. तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? इनिशियल करंट लेट अस से है 1000 माइक्रोएम्पियर. अब आफ्टर लाइट सपोज करंट हो गया 1020 माइक्रोएम्पियर, सपोज बोला मैं, और ये हो गया आफ्टर लाइट. और अगर रिवर्स बायस में करोगे तो करंट बहुत कम होगा. तो लेट अस से द करंट इज 3 माइक्रोएम्पियर. अब 20 बढ़ेगा अप्रोक्सीमेटली, यानी क्या होगा? 23 माइक्रोएम्पियर. आप बताओ अगर तुम फॉरवर्ड बायस में इस सर्किट को रखोगे तो इन दैट केस इनिशियल करंट कितना हो? 1000 माइक्रोएम्पियर. और करंट लाइट के बाद करंट बढ़ गया, लेट से 20 माइक्रोएम्पियर बढ़ जाता. यानी अगर तुम एक गैल्वेनोमीटर लगाओगे यहाँ पे टू नो व्हाट इज हैपनिंग, तो क्या होगा? बिफोर लाइट करंट इतना था. देखो बिफोर लाइट करंट इतना, आफ्टर लाइट करंट इतना. दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. तो ये अमाउंट ना कई बार पता ही नहीं चलेगा ढंग से, हल्का से एक नीडल का जर्क पता चलेगा. इज दैट व्हाट यू वांट और यू वांट अ डिस्टिंक्ट चेंज? ऑब्वियसली आई वुड वांट अ डिस्टिंक्ट चेंज. क्यों भाई? डायोड का मतलब क्या? फोटो डायोड का मतलब क्या? लाइट आते ही एकदम से चेंज हो जाए और लाइट बंद होते एकदम से वापस उस पे आ जाए. तो यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा. यहाँ से यहाँ दैट्स हार्डली अ चेंज. इतना हो गया विदाउट लाइट, ये हो गया विद लाइट, क्या फर्क पड़ता? लेकिन अब जरा देखो, अगर तुम उसको रिवर्स बायस में रखोगे तो इनिशियल करंट काफी कम होगा. तो पता क्या होगा? इनिशियल करंट पता चला ऐसे होगा, ये हो गया विदाउट लाइट. और जैसे ही लाइट दो तो पता चला ऐसे होगा 3 से 20. तो दोबारा देखो, ये हो गया इनिशियली विदाउट लाइट 3 माइक्रोएम्पियर, रिवर्स बायस की बात कर रहा हूं. और जैसे ही लाइट होगा तो पता चला 23 एम्पियर होगा. देखो लाइट की वजह से जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो लगभग उतना ही होगा, चाहे वो फॉरवर्ड बायस में रखो चाहे रिवर्स बायस में रखो. So therefore this number may not be exactly the same. जैसे पिछले बार 20 माइक्रोएम्पियर बढ़ गया, तो इस बार भी 20 बढ़ेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, बट उसी रेंज में बढ़ेगा. तो 23 ना हो, 22 हो, 20 हो, 25 हो, 24 हो. पॉइंट इज दैट 3 से 20 भी हो जाए, that's a huge percentage difference. And that is why a photodiode is used in reverse bias, so that the change is distinctly observable. जबकि यहाँ पे भी उतना ही चेंज हुआ. देखो 20 का चेंज यहाँ पे भी हुआ, 20 का चेंज यहाँ पे भी हुआ. रियल लाइफ में तो खैर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, एक का 20 होगा तो एक का शायद 18 होगा, एक का 22 होगा, ऐसे कुछ. रियल लाइफ में एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा, बट उसी रेंज में होगा. और ये ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबल है, ये हो गया डिस्टिंक्टली परसेप्टेबल. इसलिए हम लोग फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं.
आंसर टू द क्वेश्चन अगर आता है कि भाई फोटोडायोड का तो फंक्शनिंग रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में होगा, पर हम लोग रिवर्स ही क्यों चूज करते हैं, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस एंड दैट इज एलईडी। एलईडी क्या होता है? एलईडी ऑब्वियसली लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। तो लाइट वैसे पता है क्या, ऑल डायोड्स पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस आर एलईडीज। तो पहली बात तो एलईडी फॉरवर्ड बायस में, जैसे फोटो डायोड मैंने बोला रिवर्स बायस, ऐसे एलईडी होता है फॉरवर्ड बायस हमेशा, ठीक है ना। ओके, दिव्यम सेज की ये एलईडी तो आजकल फेमस इसलिए हो गया थैंक्स टू इरफान खान, सिस्का एलईडी। दैट्स राइट। कुछ एडवर्टाइजमेंट में देखना सेलिंग दो तरीके से होता है, एक होता है रिक्वेस्ट मोड या एंटाइसिंग मोड, ठीक है ना, या सजेस्टिव मोड। तो एक होता है पॉजिटिव वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक होता है नेगेटिव मोड। तो नेगेटिव मोड मतलब धमकी, देखो अगर नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, हम नहीं जानते फिर, उस टाइप का। तो एलईडी जो सिस्का एलईडी के एड्स आते हैं देखना, ज्यादातर नेगेटिव मोड का होता है कि तुम्हारे बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा मैं, क्यों भाई, तुमको बचत क्या आएगा। क्या लॉजिक है। तो मैनेजर भी सोचते हैं मुझे बचत नहीं आएगा, तुमको आएगा क्या। तो बोलते देखो तुमने सिस्का एलईडी तो लगाया नहीं है, यानी तुम बिजली का बचत तो कर नहीं पा रहे हो, तो हमारे बैंक के खाते में तुम क्या बचत कर लोगे और हमें क्या रिटर्न्स दोगे। व्हाट अ लॉजिक। चलो खैर, तो दैट इज, यानी एलईडी जो सिस्का वाला एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो सारा धमकी वाला टाइप का होता है। सो दैट्स द नेगेटिव काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट देखना दोनों टाइप का होता है, एज आई सेड, एक होता है सजेस्टिव पॉजिटिव वाला रिक्वेस्टिंग मोड, और एक होता है ये धमकी मोड, ठीक है ना। चलो खैर, तो लाइक ऑल डायोड्स आर एलईडीज। तो यू माइट से डायोड तो हजारों यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, लैपटॉप में भी यूज होता है, आई मीन हर जगह, हार्ड डिस्क में यूज होता है, रैम में यूज होता है, इवन जो तुम लोग वो यूज करते हो ना, मतलब तुम लोग क्या, मैं भी यूज करता हूँ, जो पेन ड्राइव वगैरह, वो भी यही होता है। बट देन यू माइट से लाइट तो हमें कहीं नजर नहीं आता है ना, दैट कुड बी अ वे ऑफ सेइंग। So let's understand first of all why I'm making this statement, that is all diodes in PN junction forward bias are LEDs. Why I'm making this statement, that's number one. Number two is that ये statement अगर true है तो हमें नजर क्यों नहीं आता है, हमें आसपास पूरा दुनिया लाइटेड क्यों नहीं नजर आता है अगर ये वाकई एलईडी सारे हैं तो, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन एट ए टाइम। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले फॉरवर्ड बायस का डायग्राम बना देता हूँ। तो दिस इज हाउ एलईडी, दिस इज व्हाट एन एलईडी, ये हो गया एलईडी, ये हो गया forward bias. Now to understand in more details, I need to look a little inside. तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो डायोड है मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो ये पी हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये हो गया, ये वो लेयर है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ा है, so this is how it becomes forward bias. तो पॉजिटिव टर्मिनल देखो पी टाइप के साथ, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ, ये होता है फॉरवर्ड बायस। अब देखो फॉरवर्ड बायस में इस केस में करंट किधर होगा, एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज, ये हो गया आई, यानी करंट जो है क्लॉकवाइज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो देयरफॉर इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन को फॉलो किया, फॉलो करते हैं, यही वाला इलेक्ट्रॉन फॉलो कर। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, तो इट इज एंटरिंग द एन टाइप फर्स्ट। मैं इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा हूं, ध्यान रखना, बस ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसके मैं रेड रेड ड्रॉप करता हूं सारे इलेक्ट्रॉन, ये ई माइनस।
और वो यहां से पार करके समझ लो छलांग लगा के फिर इधर जाता है ई माइनस। ठीक है, यानी इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन moves from n type to p type। ओके, थोड़ा सा याद करके देखो, हमने एक फर्मी लेवल का डिस्कशन किया था। फर्मी लेवल इज द एवरेज लेवल। तो एन टाइप में क्या होता है, अगर ये हो जाता है मान लो कंडक्शन बैंड, और अगर ये होता है वैलेंस बैंड, तो जो फर्मी लेवल होता है वो यहाँ पे होता है। फर्मी लेवल मतलब होता है एवरेज लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ये हो गया फर्मी लेवल। अब एक काम करो, ये हो गया एन टाइप। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी टाइप बनाओ। ये पी टाइप। पी टाइप में जो फर्मी लेवल होता है दैट इज क्लोजर टू द, है ना, दैट इज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड। ये हो गया फर्मी लेवल। ये हो गया एवरेज एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मी लेवल। तो एन टाइप में क्या होता है, जो फर्मी लेवल होता है ना वो होता है क्लोजर टू कंडक्शन एन टाइप। और पी टाइप में क्या होता है, द फर्मी लेवल इज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड। यानी यहाँ पे अगर देखो, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम व्हाट, एन टाइप टू पी टाइप। दैट मींस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर देखोगे, है ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें, द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एन टाइप में हायर फर्मी लेवल होता है और पी टाइप में लोअर फर्मी लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया तो एन टाइप से पी टाइप पे गया, यानी हायर लेवल ऑफ एनर्जी से लोअर लेवल ऑफ एनर्जी पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी रेडिएट होगा। सो देयरफॉर व्हेनेवर, रिमेंबर, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप व्हिच हैपेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस इमिशन, तो क्या होता है ना, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का घट जाता है ऑन इट्स ओन। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन मान लो पहले -12 था, अब मान लो हो गया -14, तो 2 का डिफरेंस हो गया। पहले -12 था, -14 हो गया, तो 2 का ड्रॉप हो गया। तो 2 का ड्रॉप मतलब 2 का एनर्जी कहां जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, and that is what it comes out, what is going to come out as radiation. So this difference, है ना, so this difference energy is radiated once the electron move from the n type to the p type semiconductor. So therefore higher level से lower level of energy पे चले गए, तो वो जो डिफरेंस है वो रेडिएट हो गया, एंड दैट इज व्हाट इज, तो यानी क्या हो गया, अब यहाँ से रेडिएशन स्टार्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया ना, तो रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये हर एक में होगा, दैट्स व्हाई रिटन all diodes in forward bias are LEDs. Now the only question is that whether these radiations will be visible to us or not. ये तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के ऊपर है नहीं? तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जब तक विजिबल के अंदर ना हो तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा, लेट अस से इफ आई आस्क यू इन एनर्जी लेवल, तो ये फर्मी लेवल का डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो मान लो FL1 और FL2, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ FL1, नहीं, रेंज ऑफ डिफरेंस, रेंज ऑफ
difference in FL1 and FL2 for visible LEDs. यानी लाइट तो सब में निकलेगा, चलो लाइट ना कहो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहो, बात एक ही है, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो निकलना ही निकलना, विजिबल होगा यानी दैट विल डिपेंड ऑन द फर्मी लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, है ना। तो विजिबल एलईडी तो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेंज, क्या रेंज का डिफरेंस होना चाहिए ये बता दो। अनिरुद्ध सर सेड कि एक और तरीका भी है एडवर्टाइजमेंट का, एंड दैट इज कुछ वो कर दो, है ना, जिससे कि दिमाग में जो है ना सेट हो जाए। यू नो what you are saying, Anirudh, is very interestingly true for most of the Bollywood songs, जो थोड़ा सा चलता फिरता है, मतलब सॉन्ग्स है, देखना। अब जैसे मैं बताता हूँ एक सॉन्ग, ये सॉन्ग शायद तुम लोगों ने सुना होगा, ये हम लोगों के टाइम बहुत फेमस हो गया था, लेकिन उस सॉन्ग में कोई लॉन्जिविटी नहीं होता, विद वेरी टेम्पोररी सॉन्ग्स है, लेकिन वो सॉन्ग फेमस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कैची फ्रेज और पेपी नोट या पेपी फ्यू वर्ड्स। हमें अभी बताता हूँ वो क्या था। जबकि देखो there have been songs in the 60s 70s which are still sung by people because of the gravitas, means उसके लिरिक्स कोई बहुत दमदार होगा, या ट्यून बहुत सोलफुल होगा, या उसका रेंडिशन, या उसका जो एटमॉस्फेरिक्स, या उसका जो फिल्मिंग है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। So that's how it becomes has a long term sustenance. Not all songs but few songs, that's what generally happens. अब हमारे टाइम एक सॉन्ग बहुत फेमस हो गया था, दैट इज, अब सॉन्ग सुन के तुम भी सोचो कि ये क्या सॉन्ग है, अब जो भी है, अब मुझे पूरा लिरिक्स तो याद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा। द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आर डिसेंटली गुड इनफ, इन फैक्ट दे आर नॉट इवन वर्ड्स। आई मीन, तो द सॉन्ग वाज तू 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 तारा, फिर क्या, दिल दीवाना, कुछ ऐसे ही था। अब वो जो तू 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 तारा था, दैट मेड द सॉन्ग फेमस। अब इसमें क्या है बताओ जरा, तू 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 तारा, अब इसमें क्या है। लेकिन बिलीव नहीं करोगे कि हम तो मतलब बोर हो गए थे कि पता चला मैं अपने हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जा रहा हूँ दोस्तों के यहाँ मिलने, तो पता चला लॉबी में 2-3 जगह फुल वॉल्यूम पे चल रहा है तो तारा। पता चला 3-4 दिन बाद किसी और हॉस्टल में दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वहां पे भी वही सॉन्ग, मतलब लिटरली थक गए थे उस सॉन्ग से, लेकिन वो एक ही कैची फ्रेज था, तो इट पिक्ड ऑन। एंड यू वोंट बिलीव, उसके 1 साल बाद वो सॉन्ग मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना, वो सॉन्ग आज तक मैंने जिंदगी में नहीं सुना है। After that, maybe 6 month or 1 year period. So it was a catchy thing, caught on for some time, and then some other phrase came up, है ना? So some other song just took up, I mean, and it was forgotten. क्योंकि उसके अंदर दम थोड़ी था, वो तो एक बस एक peppy thing था, which survived for a few months and then went away. हाँ, वो दिव्यम ने बोला कि आजकल भी एक और आया है दैट सॉर्ट, हाँ वो बियॉन्स शर्मा जाएगी, कुछ उसमें गोरिये कुछ है, एंड देन people are saying it is a racist song, क्योंकि आजकल ब्लैक व्हाइट ये सब बड़ा इश्यूज हो गया ना। वो गोरिये वर्ड है शायद, उसके वजह से बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। इनफैक्ट कभी कभी तो जानबूझ के कंट्रोवर्सी की, एंड देन इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल, तो पूरा फैल जाता है, तो फ्री का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। सो समटाइम्स इट इज डन डेलिबरेटली आल्सो। एनीवे, these are things we always face in life. ठीक है ना। चलो, तो लाइक व्हाट इज द रेंज फाइनली। तो रेंज कैसे डिसाइड होगा ना, देखो हम लोग को पता है कि वो जो क्या बोलते हैं, जो विजिबल रेंज होता है वो क्या होता है, 4000 to 7000, है ना। तो यानी मिनिमम हो जाएगा 12400 बाय 7000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 12400 बाय 4000 इलेक्ट्रॉन। So this should be the difference in the Fermi level of the two sides, FL1 और FL2। तो एक का N टाइप वाले का और P टाइप वाले का, ठीक है। तो वो अगर डिफरेंस इन बिटवीन द टू हो जाता है ना,
यानी बैरियर पोटेंशियल पार करते हुए डिफरेंस, या कह लो कि उनकी एनर्जी डिफरेंस, अगर दोनों के बीच क्या हो जाता है, इन दैट केस क्या होगा ना, विजिबल लाइट आएंगे एंड वी विल बी एबल टू सी द दिस रेडिएशन आल्सो। यानी रेडिएशन तो 100% केस में होगा फॉरवर्ड बायस, लेकिन विजिबल तब होगा जब इन दोनों के फर्मी लेवल का डिफरेंस यानी डेल्टा एफ एल अगर इसके बीच में होगा। तो दिस इज समथिंग 1 पॉइंट कुछ 5, तो 5 से ज्यादा ही आ रहा है ना, 124/7, तो कितना आ रहा है करीब 140, कोई 1.6, और ये करीब 3.1, यानी when delta FL is between 3.1 electron volt and 1 point कुछ I think almost 1.75 electron volt, ये डिफरेंस अगर हो जाए अप्रोक्सीमेटली में, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अगर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ जाता है ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो इन दैट केस क्या होगा, एलईडी बनेगा और वो विजिबल भी होगा। इनफैक्ट देखो लास्ट फ्यू इयर्स का अगर तुम रिसर्च देखोगे तो 5 साल पहले या 6 साल पहले, 5 साल या 6 साल पहले जिस बंदे को नोबेल प्राइज मिला था, पहली बात तो सिंगल नहीं मिला था, 4-5 पीपल गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो एक था ब्लू एलईडी डिस्कवर करने, यानी ही डिस्कवर्ड सम मटेरियल या जो भी था, ड्यू टू विच द डिफरेंस केम आउट टू बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्लू कलर, यानी ब्लू एलईडी के लिए। सो ही गॉट द नोबेल प्राइज, यानी नोबेल प्राइज का दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुला है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट गो एंड रिसर्च कि कौन कौन से एलईडीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल जैसे मान लो लेटेस्ट से ब्लू और ग्रीन और ऑरेंज अवेलेबल है, और लेट्स से रेड अवेलेबल, so maybe you can research, get that color somehow, material को इधर उधर R&D करके and win Nobel Prize. So Nobel Prize is chance is there. Okay. दिव्यांश says कि बियॉन्स का नेटवर्थ पूरी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री भी इससे भी ज्यादा है, तो मेंस बन रहा है। अच्छा हुआ बियॉन्स को इंग्लिश नहीं आती है। Actually the main controversy has come up because of 2 reasons. इंडियन कंट्रोवर्सी तो हुआ वो गोरिया वर्ड्स कि how can you promote कि somebody who is fair is better or somebody who is dark is not good, ये कैसे हो सकता है? That's like discriminatory and such things should not be promoted obviously by the film world. That's number 1. Number 2 is that Beyonce ने क्या किए हैं, what she has done is that she has registered her name. That means that word cannot be used by anybody else without giving her some royalty. So that's how it has become controversial from both sides. Foreign में भी controversy हो गया कि how is this word being used, है ना? And you know, other is that as I said, वो dark versus fair controversy which has been happening for a long time. ये दोनों ही वजह से controversial हो गया, ठीक है ना? अब चलो, यानी अगर मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई विजिबल एलईडीज कैसे होंगे, तो विजिबल एलईडीज हमेशा नहीं होगा, भले ही एलईडीज होंगे पर वो विजिबल नहीं होगा जल्दी से। तो विजिबल के लिए कुछ मटेरियल्स है, some examples are there are more examples, so I am giving whatever I remember, 1 or 2 बुक्स में पढ़ोगे तो देखना लंबा लिस्ट आएगा, 15-20 मिल जाएंगे मटेरियल। एक तो गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना? आर्सेनाइड क्या एएस है क्या एआर है क्या है, एसी है, चलो जो भी है, गैलियम आर्सेनाइड है, फिर इंडियम फॉस्फाइड है, आई थिंक यही दो मुझे इस वक्त याद आ रहा है। तो देयरफॉर गैलियम आर्सेनाइड वही पेटेंट है, मतलब वही मैंने बोला कि उनके नाम पे पेटेंट है, बियॉन्स के नाम से, तो यू कैन नॉट यूज द नेम, नाम पे भी पेटेंट होता है। Now Shauryat Tyagi says कि 16.7 million color LED is also available. वो एक्चुअली पता क्या होता है, वो जो कलर होता है ना, that is because of mixing of available colors, ठीक है ना? वैसे तो देखा जाए, देखो ऑल कलर्स भले ही पॉसिबल ना हो, बट मिक्स करके और शेड करके यू कैन हैव मेनी मिलियंस ऑफ कलर्स, और यही होता ही है जस्ट बाय यूजिंग RBG which are called as primary colors, red, blue and green. These are called as primary colors. इनके शेड्स को मिक्स करके, थोड़ा ब्लू को डार्क कर दो,
येलो का शेड कम कर दो, रेड का शेड मीडियम कर दो, और शेड में भी अंतर है। लेट्स से 100 शेड्स इसके, 100 शेड्स उसके और 100 शेड्स उसके, तो अगर तीनों के कॉम्बिनेशन करो तो उसी में ही हो जाता है 10 to the power 6, है या नहीं? तो इस तरीके से होता है। So that's how many colors are produced, I mean, but वो जो कोर कलर होता है, जो सिंगल कलर होता है, वो जो है हर कलर पे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो सिंगल कलर एलईडीज की बात कर, मल्टीपल तो एज वो शेड और वो सब के डिफरेंस है, और सिंगल कलर का अगर चाहते हो तो इन दैट केस एज आई सेड रिक्वायर्स स्पेसिफिक मटेरियल्स। तो ब्लू वाले के लिए जो भी मटेरियल उन्होंने डिस्कवर किया था, मुझे नहीं पता क्या था, उसके लिए उनको स्पेशली नोबेल प्राइज मिला। सो दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग। हाँ, Shaurya also says the same thing, and that is by mixing red, blue and yeah, that's right. Those are the primary colors. अब वैसे तो अगर फोटोशॉप या वर्ड भी खोलो तो उसमें भी देखना कलर कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है, वो ग्रीन, रेड और ब्लू का कुछ नंबर्स डाल दो वो शेडिंग के हिसाब से, एंड दैट विल गिव यू अ फाइनल आउटपुट। ये सब चलता रहता है, ठीक है ना? चलो खैर, एनीवे, so some of the examples of semiconductors which produce visible LEDs are these: gallium arsenide and indium phosphide. और भी है, so maybe you can just look at them in the net. But you know what, here I would like to digress a little bit, though it will be a little bit of waste of time, I know, and that is about disposal of electronic waste. Now this is becoming a major area of concern, disposal of electronic waste. The reason being that कि देखो ये जो मैंने अभी बताया LED, गैलियम आर्सेनाइड, उसमें जो आर्सेनिक यूज किया जाता है, that's very dangerous. क्यों? क्योंकि आर्सेनिक पॉइजनिंग इज अ वेरी बैड पॉइजनिंग, मैं बताता हूँ, एग्जांपल है, 2 states are very severely afflicted with this problem. One is West Bengal and the other is Jharkhand and Bihar boundary. I mean, that region is afflicted with arsenic poisoning. अब आर्सेनिक पॉइजनिंग में होता क्या है कि ये जो हम लोग विदाउट एनी दिस थिंग, देखो कुछ आर्सेनिक तो नेचुरली मिलता है, उसका तो इलाज हमारे पास है नहीं, वो तो नेचर में है, तो क्या कर सकते। लेकिन ये जो हम लोग एलईडीज वगैरह डिस्पोज कर देते हैं ना, खराब हो गया, चल भाई, आजकल सस्ते में है, हर साल हम लोग एलईडीज खरीद लेते हैं दिवाली के टाइम, उसको अच्छे से रखते नहीं है, वो सारा नॉट बन जाता है, फिर अगले साल नॉट खोलने की कोशिश करते हैं तो खुलता नहीं है, चल छोड़ इसको फेंक देते हैं, और फिर नया खरीद लेते, सस्ते में, चाइना से आता ही था, 200-300 में आ जाता है। अरे कौन 1 घंटे में नॉट खोलेगा, वो तार सब जम्बल डब हो जाता है, ठीक से रखते नहीं हम लोग, तो अगले साल हम लोग नया खरीदते हैं, इसको डिस्पोज करके फेंक देते हैं। अभी हम लोग फेंकते हैं तो कहाँ जाता है फिर अल्टीमेटली डिस्पोजल यार्ड्स में। वहां जब बारिश होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे इसके जो आर्सेनिक वाला पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व होके, आर्सेनिक कंपाउंड्स, वो जो है ना वाटर लेवल टेबल पे चला जाता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस। क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसे कई गांव हैं, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो लाइक आई एम अवेयर ऑफ इट। वेस्ट बंगाल में ऐसे कई गांव हैं जहां पे लोगों के स्किन डिजीज हो जाता है कुएं के पानी पीने से, ट्यूबवेल के पानी यूज करने से, पीने का भी जरूरत नहीं, वो जो कपड़े वपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उससे भी आ जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है। और वो स्किन डिजीज इतना घटिया स्किन डिजीज होता है, वो 3-3 साल, 4-4 साल, 3-3 महीने, 6-6 महीने रह जाता है, और कोई दवाई कुछ नहीं काम करती। अब इमेजिन करो किसी का पता चला यहाँ पे पूरा स्किन वो हो गया, रेड कलर का हो गया, या इवन और भी कलर्स का, दैट्स समटाइम्स वेरी बैड टू लुक एट आल्सो। अब वो 3 साल तक ठीक नहीं होगा, कोई दवाई ववाई कुछ नहीं काम करती, और वो खुद से धीरे धीरे जो है ना ठीक हो जाएगा। मे बी इट विल टेक 3 years, 4 years, 3 months, 5 months, 6 months, ऑल डिपेंड्स। तो ये पॉइजनिंग बहुत ही खराब है। तो देखो, जहां पे नेचर में अगर वाटर टेबल में आर्सेनिक आ चुका है थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, वहां का तो समझ में आता है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं इरेस्पॉन्सिबल डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, एलईडीज तो यूज होता ही है, बहुत जगह यूज होता है, तो हम लोग ये जो इरेस्पॉन्सिबल डिस्पोजल कर रहे हैं उससे आज ना हो कल पता है क्या होगा, वो जो वाटर टेबल पे धीरे धीरे आर्सेनिक जा रहा है तो उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके नीचे तो खैर कुछ नहीं होता है, वो तो हर एक के साथ होता है, पॉइजन के साथ भी यही होता है कि थ्रेशोल्ड से नीचे अगर पॉइजन हो तो हमारा बॉडी उतना झेल लेता है। जैसे थ्रेशोल्ड लेवल पार करेंगे वाटर टेबल में, तो इन दैट केस देखना मास स्केल में देखना, उस वाटर को जैसे भी कंज्यूम करो, कपड़े धोते हुए, नहाते हुए, पानी पीने में, या इवन खाना बनाने में, तो क्या होगा ना, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगा, एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, and that is why it is supposed to be done in a very healthy and in a responsible and in a scientific manner, but हम लोग unfortunately करते नहीं है,
और हम लोग अगर चाहते भी हैं तो कर नहीं पाते। कहाँ पर करोगे बताओ? डू यू नो एनी प्लेस वेयर यू कैन डू डिस्पोजल? मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, करीब 7-8 साल पहले नोकिया ने ये पहल किए थे। नोकिया ने क्या किया, उनके जितने भी नोकिया स्टोर्स थे, याद है ना, पहले नोकिया के अलग से दुकान होते, तो उन्होंने एक डब्बा रखा हुआ था हर दुकान कि अगर आपके पास पुराना कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल हो, है ना, पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, या जो भी उस समय यूज होता था, मतलब मैं 8-10 साल पहले की बात कर, तो वो तुम उसमें डाल दो। तो दे यूज्ड टू टेक इट टू देयर डिस्पोजल यूनिट, दे हैड डिस्पोजल यूनिट एंड देयर दे यूज्ड टू डिस्पोज साइंटिफिक। उस समय नोकिया फोन बहुत बिकता था, और उसके बाद नोकिया डाउन हो गया, अब तो आजकल नोकिया फोन बिकता नहीं है, तो दे आल्सो स्टॉप्ड डूइंग दैट सर्विस। वैसे तो नोकिया फोन बिकता है अभी भी, बट देन दैट्स अ वेरी लो वॉल्यूम में, तो दे हैव स्टॉप्ड दैट सर्विस। एंड इंडिया में तो रिस्पांसिबिलिटी वाला सेंस तो ज्यादा है नहीं, और कोई कंपनी करता ही नहीं। सो देयरफॉर इवन इफ आई वांट टू डिस्पोज थिंग्स रिस्पांसिबली, आई डोंट हैव एनी वे ऑफ डूइंग। क्यों, कहाँ पे करो? फिर क्या होता है, वो कूड़े वाले के पास जाता है, कबाड़े वाले के पास, और वो तो अपना जो उसका फायदेमंद होता है रख के सब डिस्पोज कर देता है, और सारा पहुंच जाता है डंप यार्ड्स, और वहां पे जब बारिश होता है तो उससे फिर वही वाटर टेबल में ही जाता है। So that's the unfortunate part. So when it comes to LED, this is a big problem. हाँ, LED का फायदा जरूर हुआ है, that low power devices have been possible, तो यानी हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम हो, मतलब एक 100 वाट के बल्ब में उतना ही लाइट होता है जितना एक मे बी 12 वाट के एलईडी बल्ब। तब कहाँ 12 वाट और कहाँ 100 वाट? 100 वाट बल्ब में उतना ही लाइट होता है जितना एक 12 वाट के एलईडी में। So you can imagine the huge difference of savings in terms of electricity. So that is also definitely helping the environment somehow, but disposable नहीं है, तो इसलिए वो एक प्रॉब्लम भी है। So it's all plus and minus both है, ठीक है ना? चलो now let's go to solar cell. Finally, solar cell क्या होता है? देखो, ये होता है रिवर्स बायस, ये होता है फॉरवर्ड बायस, और सोलर सेल, तो सेल नाम क्यों दिया जाता है? सेल नाम तब दिया जाता है जब ऑन इट्स ओन समथिंग इज एबल टू प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड करंट, तो उसको सेल बोला जाता है। ऑन इट्स ओन जब हो सकता है तो, ठीक है। तो सोलर सेल बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि सोलर सेल में क्या होता है, इट्स ए अनबायस्ड थिंग, वेरी डायोड, एक स्विच लगा दो, चलो एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, और मे बी एक लोड रेजिस्टेंस लगा दो। तो जब इस स्विच को ऑन करोगे और लाइट ऑन कर दोगे, तो देखना गैल्वेनोमीटर बहुत कम रीडिंग दिखाएगा, मे बी दिस इज अ माइक्रो एमीटर, ठीक है ना? तो देखना छोटा सा रीडिंग दिखाएगा, यानी वेरी स्मॉल वैल्यू का रीडिंग दिखाएगा। नाउ व्हाट इज द साइंस ऑफ सोलर सेल जनरेटिंग करंट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो उसमें पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये देखो, इस बार हमें थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर ये एन टाइप पी टाइप है, तो याद है ना, एन टाइप वाला इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आ जाता है, तो यहाँ पे ये वाला माइनस हो जाता है, ये वाला माइनस साइड हो जाता है, और ये वाला होता है प्लस साइड। याद आ रहा है? और उस वजह से क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो कि इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप यू रिमेंबर दैट, ठीक है ना? तो रोहन सेज कि इट लीड्स टू डायरिया एंड नॉजिया, आई थिंक। हाँ, नहीं, वो तो है ही, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग के तो खैर मल्टीपल इफेक्ट्स है, बट देखो डायरिया, नॉजिंग, आज मैंने सपोज आर्सेनिक थोड़ा सा कंज्यूम, ठीक है ना, फर्स्ट ऑल इट इज पॉइजनस, सो इट विल हैव डेफिनेटली सम इफेक्ट। तो मान लो थोड़ा 1-2 दिन तक वॉमिटिंग हुआ, ये वो ठीक हो गया, चलो इट्स फाइन, बट ऐसे होता नहीं जनरली इट लीड्स टू स्किन डिजीजेस, और वो स्किन डिजीज किसी दवाई से ठीक नहीं, वो अपना नेचुरल कोर्स में ठीक होगा 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, इस तरह से। तो क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, मतलब पढ़ा तो क्या, वो सॉरी टीवी में देखा था, बीबीसी का ही था, तो दे हैड गॉन टू दोस विलेजेस एंड प्रोड्यूस्ड, होता ना डॉक्यूमेंट्री टाइप है, तो कईयों ने बोला कि हमारा तो 2 साल से ये कंडीशन चल रहा है, दिखाया उन्होंने हाथ की, देखो ये कंडीशन हो गया 2 साल से। तो कोई बोला कि मेरा भी यही था 3 साल से, अब जाके ठीक हुआ है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। चलो खैर, एनीवे, अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही लाइट आएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। अगेन देखो, यहाँ पे भी यही होगा डायोड जैसे, दैट इट विल हैपन ओनली एट द सरफेस, एंड दैट इज व्हाई यू सी आजकल सोलर पैनल्स देखा होगा, क्या होता है, एक बोर्ड के ऊपर एक पतला सा शीट लगा देते हैं, देखा होगा,
और कह देते कि यही सोलर पैनल। वो पतला सा शीट क्यों है, मोटे मोटे ब्लॉक्स क्यों नहीं है? क्योंकि सोलर पैनल में भी एक्शनेबल एरिया सिर्फ उसके सरफेस के कुछ लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है बस। तो सेमीकंडक्टर्स का बस टॉप लेयर जो 2-4 लेयर होता है मॉलिक्यूल्स के, बस वही यूजफुल है। बाकी ये ओपेक मटेरियल होता है, तो इसके अंदर तो सनलाइट जाएंगे ही नहीं। इसलिए ऑल दी सोलर पैनल्स आर वेरी वेरी थिन शीट्स, वेरी वेरी थिन शीट्स है, ठीक है ना। तो यानी इसके एक्शनेबल एरिया जो है, इसका जो एक्शनेबल एरिया है वो सिर्फ सरफेस में। तो यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो सोलर सेल के वजह से इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ इसमें भी कुछ नहीं होगा। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, पर होना कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है इस पे तो फील्ड लग रहा है, तो ये फील्ड इस तरफ है। तो अगर फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, फोर्स इधर आएगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर मूव करने लगेंगे, यानी देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को रेड पे दिखा रहा था, अभी अभी भी रेड पे। सो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, इधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। यानी इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यानी there will be a solar current generated in the clockwise direction. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो करंट है, ये जो सोलर करंट जनरेट हुआ, ये रिवर्स बायस के जैसे करंट जनरेट हुआ या फॉरवर्ड बायस के जैसे करंट जनरेट हुआ, ये बता दो। Okay. Shivam has a story to share, and that is there were also perhaps 2 scientists who consumed quite a bit of toxic level of arsenic at some meeting to prove to the other scientists that arsenic is safe, and probably they died later on due to it. Okay. I didn't know the story, but if it is true, then these are weird actions by scientists. ठीक है ना? चलो, anyway, it will be reverse bias current. क्यों? ये देखो ना, अगर करंट मान लो क्लॉकवाइज है तो करंट ऐसे हो रहा है, यानी दिस करंट इज एज इफ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सेल लाइक दिस। देखो ना, करंट तो इधर है, तो ऐसा सेल होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप, यानी ये जो क्लॉकवाइज करंट हुआ, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस करंट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि करंट का देखो डायरेक्शन ऐसे हो रहा है जैसे होता करंट अगर मैंने एक सेल लगाया होता इन रिवर्स बायस, और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, और ये सस्टेन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, इधर से इधर जाएंगे और फिर वापस, तो देयरफॉर क्या होगा, अब ये फॉरएवर लाइफ लॉन्ग करंट प्रोड्यूस करेगा। समझो ना? एंड दैट इज व्हाई सोलर सेल इज बीइंग प्रेफर्ड नाउ। क्यों? इसका कोई एंड ही नहीं है, इट हैज ए इनफाइनाइट लाइफ। समझो ना? इनफैक्ट सोलर सेल का एक्चुअली इनफाइनाइट लाइफ होता है। तो यू माइट सी, इसके मतलब अगर मैं छत पे एक सोलर पैनल लगा दूंगा तो क्या इनफाइनाइट लाइफ तक चलेगा? इंटरेस्टिंगली यस, बट नो। नाउ यू माइट सी, तो कंफ्यूजिंग हो गया, यस भी बोल रहे हो, नो भी बोल रहे हो। यस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोलर वाला जो पार्ट है दैट हैज ए इनफाइनाइट लाइफ। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां पे आता है, कि सोलर सेल को लगाने के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग के ऊपर उसको चिपकाया जाता है। वो प्लास्टिक मोल्डिंग का लाइफ ज्यादा नहीं होता। इनफैक्ट कभी देखना ट्राई करके, घर में कोई भी डब्बा ले लो, जैसे तेल वेल तो आता ही होगा, वो 5 लीटर का डब्बा प्लास्टिक है ना, या कोई खिलौना विलौना ही ले लो पुराना अगर है तो डिस्पोज करने वाला, उसको फेंकना मत, उसको कहीं ना ऐसी जगह रख लो जहां पे बहुत धूप आता हो, कहीं बालकनी के कोने में रख दो, और 3-4-6 महीने में देखना जरा 1 साल बाद क्या होता है, देखना कलर ही फेड हो जाता है, या उसका देखना उसके ऊपर क्रैक्स आने लगता है। यानी क्या हो रहा है कि प्लास्टिक जो है ना, सन के प्रेजेंस में डीजेनरेट करने लगता है।
इट्स अ केमिकल थिंग, वो सनलाइट की वजह से उसके बॉन्ड्स पे इफेक्ट करता है नॉट, तो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट द पॉइंट इज दैट वो डिजेनरेट हो जाता है, इसलिए सोलर पैनल में कुछ नहीं होता है, लेकिन सोलर पैनल जिस प्लास्टिक के मोल्डिंग के ऊपर रखा जाता है वो धीरे धीरे क्रैक कर जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस पार्ट हैज इनफाइनाइट लाइफ एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर इटर्निटी। बट वही बात है कि उसका जो प्लास्टिक जिसके साथ चिपकाया जाता है इसको, भाई अल्टीमेटली किसी चीज के साथ लगाना पड़ेगा ना तुमको, उसका जो है लाइफ कम हो जाता है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम दैट वी फेस। ठीक है ना? तो खैर एनीवे इस पे और थोड़ा सा डिस्कशन है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। आई मीन टुमारो होपफुली दिस पार्ट विल गेट ओवर, होपफुली वी विल बी एबल टू वाइंड अप दिस सेक्शन। आई मीन थोड़ा सा ही बचता है, तो कल करते हैं फिर बाकी, है ना? ओके, अक्षित सेज कि अगर एक बॉटल अगर हम बाहर रख देते हैं, हाँ वो जो 1 लीटर वाला जो बॉटल आता है वो तो बहुत बेकार है, वो तो बहुत ही बेकार प्लास्टिक होता है, वो तो यूजलेस प्लास्टिक होता है सस्ते वाले, तो उसको तो अगर बाहर रखो तो 2-3 दिन के अंदर ही देखना वो सब बिगड़ जाता है, कुछ उससे तो क्रम्पल हो जाता है। ठीक है ना? कार्तिक सेड कि कांट बी यूज समथिंग अदर देन प्लास्टिक। देखो इसमें कॉस्टिंग का भी इशू है, यू कैन यूज नो डाउट, बट देन वो है कि कॉस्टिंग भी देखना पड़ेगा, पता चला कि बहुत महंगा हो गया, भारी हो गया, छत पे रखना है तो भारी हो जाता है, महंगा पड़ता है, ये भी देखना पड़ेगा। प्लस प्रॉब्लम पता क्या है ना, कि अगर तुम मेटेलिक यूज करो उसका भी एक प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीजन के साथ उसका फिर रिएक्शन होकर कहीं जंग पकड़ लेगा या कुछ और डिस्टॉर्शन होगा, तो देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन बोथ साइड्स, कॉस्टिंग, केमिकल इफेक्ट्स, कोरोजन, प्लस हमें ना उस सरफेस को क्लीन करना पड़ता है, तो हमेशा हमेशा हमें डेली पानी डालना पड़ेगा, और पानी डालने के बाद मेटल जो है कोरोड नहीं करेगा, इसका गारंटी कौन है? सो देयर आर इश्यूज आई मीन, एंड दैट्स व्हाई प्लास्टिक का ही मोल्डिंग यूज किया जाता है, और उसके वजह से उसका लाइफ थोड़ा कम होता है, दैट्स व्हाट इज मोस्टली डन। ठीक है, कोई नया मटेरियल आ जाता है, आई डोंट नो। ठीक है ना? अक्षित सेज कि 5-6 घंटे में ही दिख जाता है, फिर प्लास्टिक खराब हो जाता है, या मे बी, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, मुझे लग रहा था शायद 1-2 दिन में खराब होता होगा, बट यू आर सेइंग कि 5-6 घंटे में ही यू नो खराब हो गया, तो क्वाइट पॉसिबल। वो प्लास्टिक तो बहुत सस्ते वाले होते हैं, वो जो 1 लीटर जो पानी का बॉटल हम लोग खरीदते हैं ना, बिस्लेरी और वो सब, वो तो बहुत ही सस्ते प्लास्टिक, एंड ऑब्वियसली आई मीन they are selling 1 liter with bottle, तो बॉटल का नॉट कॉस्ट टू मच, है ना? चलो खैर आज कल इतना ही करते हैं, जो है कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और शायद मोस्टली जो है कल लगभग खत्म ही। ठीक है, चलो आज के लिए ओके। सर हाँ, सर सीपीटी के की में मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट। विल मीट अगेन टुमारो, हैव अ गुड डे।